गुड इवनिंग। क्या मैं लाइव हूँ? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या मेरी साउंड आप तक पहुँच पा रही है? भाई क्या बात है, क्लास लाइव नहीं है क्या? देखो मैं बच्चों से इतनी देर से पहुँचा रही हूँ। गौरव कुमार बोल रहे हैं आप बहुत लेट आई हो। लेट का मतलब 5 मिनट लेट नहीं हुई, 3 मिनट लेट हुई उसमें भी। गुड इवनिंग। देख लेना सारे बैचेज में एक बार, मैं कर दूंगी अपने आप। गुड इवनिंग। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और क्या आप अच्छे से मुझे देख पा रहे हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करें। जल्दी से मुझे बताएं एक बार, जल्दी बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। लखवीर सिंह कह रहे हैं मैम आज आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। हम सुनने के लिए बने हैं बेटा, जल्दी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सुन ही तो रहे हैं हम लोग, कुछ भी बोल जाते हैं आप बच्चे लोग। हाँ चलिए। विकास मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। चलिए तो बताइए लखवीर सिंह आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप बताइए ज़रा। गौरव कुमार कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? जब बायोलॉजी की होती है तो बोलते हैं केमिस्ट्री की कब होगी, जब केमिस्ट्री की होती है तो बायोलॉजी की कब होगी। मैम आपने जेनेटिक डिजीज़ में सिर्फ हीमोफीलिया बताया है। अच्छा जेनेटिक डिजीज़ नहीं पढ़ाया मैंने, हीमोफीलिया ही बताया, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं पढ़ाई। मैं एक बार चेक कर लूँगी, देख लूँगी मैं। कल्पना चौधरी राधे राधे, कल्पना उपाध्याय सॉरी मैम, आप गुस्से में क्यूट लगती हो। अच्छा अरविंद कुमार बेटा मैंने आपका कमेंट ले लिया है, हो जाएगा बेटा डोंट वरी। विकास कह रहे मैम आप पटना कब आएंगी? पटना बच्चा मेरा नंबर होली के बाद आएगा। चलो तो यही बात कहनी थी आपको लखवीर सिंह। मैं एक बार चेक कर लूँगी बच्चा, अगर नहीं करवाई है मैंने जेनेटिक डिजीज़ तो डेफिनेटली मैं करवा दूँगी, डोंट वरी है ना। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने करवा दी हैं, बट अगर नहीं करवाई हैं तो बाई मिस्टेकली मैं करवा दूँगी। चलो तो स्टार्ट करूँ फिर, क्लास हो गए, सारे बच्चे आ गए। देखिए आज जो क्लास है उसमें मैं आपको डिजीज़ करवा रही थी, तो देखिए हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। एक सेकेंड रुकिए, बगल वाले स्टूडियो की आवाज़ आ रही है। चलिए तो हम पढ़ रहे थे बच्चों ह्यूमन डिजीज़, मतलब ह्यूमन डिजीज़ का मतलब है मानव के अंदर कौन कौन से रोग हो रहे थे, मानव रोग, है ना बच्चा। तो ह्यूमन डिजीज़ मैंने कहा था दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं जेनेटिक। ज़रा बताइए मैंने क्या जेनेटिक डिजीज़ आपको करवाई नहीं? एक बच्चा कह रहा है, ठीक है, एक साइड मैंने किया था जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक डिजीज़ जिसको आप बोलते हैं आनुवांशिक रोग, वो सारी डिजीज़ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, और कब होती हैं? जो वो जीन में या आपके क्रोमोसोम में डिफेक्ट होने से होती हैं। दूसरी साइड आपने लिखी थी बच्चों एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित रोग, वो बीमारियां जो आप एनवायरनमेंट से कभी भी एक्वायर कर सकते हैं। अब एक्वायर में भी मैंने कहा था दो टाइप की होती हैं बच्चों, कौन कौन सी? मैम ने बताया था एक ऐसी जो बाहर से इन्फेक्शन आता है और उसके थ्रू होती हैं, तो उसको बोलते हैं आप इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रोग। दूसरी साइड आपने मैंने आपको बताया था कौन सी होती है? नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस असंक्रामक रोग। कैसे रोग बच्चों? असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। ठीक है, इन्फेक्शियस में हमें 4 पढ़नी थी। नंबर 1 इज बैक्टीरियल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज वायरस डिजीज। मैम वायरस पूरी नहीं हुई, वायरस पूरी हुई है। अब तुम कुछ भी बोलोगे क्या रुपीस हैं? चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद तीसरे नंबर पे करवाई थी मैंने फंगल डिजीज, फंजाई से होने वाली। उसके बाद हमें पढ़नी है प्रोटोजोनल डिजीज।
प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोनल एंड नॉन इन्फेक्शियस, राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, जेनेटिक डिजीज में सिर्फ हीमोफीलिया हुआ है, डोंट वरी, अभी जेनेटिक भी करवा दूंगी, ठीक है। चलो, तो अब हमें पढ़नी है कौन सी? आज पहले हम प्रोटोजोनल पढ़ लें, फिर मैं जेनेटिक भी करवा दूंगी, डोंट वरी, सब करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम डिजीज कंप्लीट करेंगे, सिर्फ डिजीज ही पढ़ेंगे पूरी। प्रोटोजोनल डिजीज, तो लिखेंगे आप प्रोटोजोनल डिजीज, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, होने वाले रोग। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं ये प्रोटोजोआ होते क्या हैं, क्या बताओ आप मुझे? आप क्या बताओ मुझे? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटोजोआ क्या होता है, आपके पास क्या आंसर है? मैंने आपको बहुत ही चिल्ला चिल्ला के एनिमल किंगडम में बताया था, जंतु जगत के वर्गीकरण में बताया था कि प्रोटोजोआ एक टाइप के एनिमल ही होते हैं, एक टाइप के जानवर ही होते हैं। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये जीवाणु होते हैं। बट ये कैसे जीवाणु हैं? तो मैम ये हैं यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। तो आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज प्रोटोजोआ, तो आप बताएंगे बच्चों, आप बताएंगे कि ऐसे बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है जो एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय हैं जीव, उनको आप क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ, ठीक है। तो अब हम आप देख लेते हैं कि इन प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, वो हमें अभी पढ़नी है। डोंट वरी, अगर नहीं हुआ है जेनेटिक तो मैंने बोल दिया है ना, मैं करवा दूंगी, अभी इसके बाद करवा दूंगी, ठीक है। सारी बीमारियां पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, है ना। और कल मैं यूट्यूब पे कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाऊंगी रात को 8 बजे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैम वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया है, जैसे बैक्टीरिया को बताए थे, वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया। वायरस 3 टाइप के होते हैं, ये नहीं बताया मैंने, सब तो पढ़ा रखा है तुम लोगों को, ठीक है। चलो, प्रोटोजोनल में सबसे पहली बीमारी लिखेंगे आप स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ज़्यादा नींद आने वाली बीमारी जिसको निंद्राणु रोग कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा, कभी कभी इसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, कभी कभी इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको निंद्राणु रोग, बहुत ज़्यादा नींद आने वाली बीमारी। आप में से भी कुछ होंगे जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी होती है ना, बहुत ज़्यादा। 24 घंटे में 20, अगर 24 घंटे में से आप 20 या 22 घंटे सो रहे हैं तो मानना आपको स्लीपिंग सिकनेस हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, जिसको बोलते हैं आप निंद्राणु रोग। कौन सा रोग बच्चों? निंद्राणु रोग, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि ये किसकी वजह से होता है, तो आपको 2 चीज़ पढ़नी है बच्चों। नंबर 1 पे क्या पढ़ना है? पैथोजन। पैथोजन का मतलब मैम ने क्या बताया था? रोगजनक। और नंबर 2 पे क्या पढ़ना है? नंबर 2 पे आपको पढ़ना है वेक्टर, इसका वाहक कौन है, किसके अंदर ये रहता है। तो आप याद रखिएगा कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो एक टाइप के प्रोटोजोआ से होता है। मैम ऐप पे चलेगी कोरोना वायरस, चलवा देती हूँ, सारे बैच में भी चलवा दूंगी, डोंट वरी। बट यूट्यूब पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि फिर मैं कॉमेंट नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। एक बच्चा बोले लैक ऑफ स्लीपिंग, नहीं लैक ऑफ स्लीपिंग नहीं, यहाँ तो नींद ज़्यादा आती है निंद्राणु रोग में, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ कोरोना वायरस पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी मैं, तो वहाँ पर मैं आपको वायरस के टाइप सब पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। अगर नहीं पढ़ाए हैं तो आप मेरे पे ट्रस्ट रखिए, कल मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो अब आती है कि कौन से पैथोजन की वजह से होती है, आप बताएंगे। इसमें जो पैथोजन होता है उसका नाम होता है ट्रिपनोसोमेना, ट्रिपनोसोमेना। ये क्या है? ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है। कैसा बैक्टीरिया है? एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। टाइमिंग बच्चों 8 PM, ठीक है, 8 बजे होगी रात में। कल दिन में दिल्ली में इलेक्शन है ना, चुनाव हैं, तो दिन में मैं क्लास नहीं ले सकती क्योंकि दिन में पूरा दिल्ली बंद है, यहाँ पे लोग वो पुलिस वाले आ जाते हैं, तो कोई टीचर आएगा नहीं कल क्लास लेने। तो इवनिंग में मामला ठंडा हो जाता है तो 8 बजे लूँगी, ठीक है। चलिए, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर पैथोजन कौन सा है? ट्रिपनोसोमेना। अब ये किसके अंदर रहता है ये पैथोजन? अब जिसके अंदर रहेगा वो इसका क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। तो आप बताएंगे ये रहता है एक मक्खी में, और उस मक्खी का नाम होता है CC फ्लाई। कौन सी फ्लाई? CC फ्लाई। हिंदी में भी इसको सेम नाम लिखा जाता है CC फ्लाई, ठीक है। CC मक्खी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही ये मक्खी है वो आपके खाने पे बैठ गई,
है ना। और या फिर आपके खाने पे बैठ गई, या फिर क्या हो गया बच्चों, आपके पानी पानी के अंदर गिर गई, आपने वही खाना वही पानी पी लिया, तो आपके बॉडी में कौन सा प्रोटोजोआ आएगा, कौन सा प्रोटोजोआ एंटर कर जाएगा, ट्रिपनोसोमिना प्रोटोजोआ एंटर कर जाएगा। और जैसे ही ट्रिपनोसोमिना एंटर करेगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपका क्या क्या करेगा, क्या आपकी बॉडी में आके क्या करेगा। सबसे पहला आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट करेगा, नर्वस सिस्टम आपका डैमेज होने लग जाएगा, तंत्रिका तंत्र खराब होने लग जाएगा। दूसरा, इंसान के बॉडी में जब ये आता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे इंसान में नींद बहुत ज़्यादा आती है उसको, वो आलसी सा इरिटेटेड रहता है, और इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट आप बताएंगे इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, तो इसके अलावा आप बताएंगे कि उस इंसान की मेमोरी का भी लॉस होने लग जाता है, मेमोरी लॉस भी होने लग जाती है। तो इस बीमारी को आप नाम क्या देते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं आप बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सी फ्लाई कौन सा रोग करती है, आप बताएंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपिंग सिकनेस करती है। इट कॉजेज बाय सी फ्लाई, बट सी फ्लाई एक वेक्टर है। ऐसे लोगों को उनका धीरे धीरे इनका ब्रेन वगैरह है ये ब्लॉक होने लग जाते हैं, उनके दिमाग उनको इंसान बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लग जाते हैं, उनकी मेमोरी का लॉस, उनकी याददाश्त कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा नींद आती है उनको, है ना। उनके दिमाग को हमेशा रेस्ट चाहिए होता है, उनका दिमाग एकदम लो एनर्जी वाला होता है। तो आप बताएंगे स्लीपिंग सिकनेस एक टाइप की प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और इसमें कौन सा प्रोटोजोआ, ट्रिपनोसोमेना, कौन सी मक्खी, सी फ्लाई। तो पहली बीमारी होगी आपकी कौन सी, यहाँ पर पहली होगी मैम हमारी स्लीपिंग सिकनेस, तो प्रोटोजोआ से होने वाली। अच्छा 3 दिन पहले ना सीडीएस का एग्जाम हुआ था, अगर आप में से किसी बच्चे ने दिया होगा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, इस मार्कर की कसम, मेरे हाथ में मार्कर है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ढंग से मेरे से बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा होगा इस बच्चे से। मेरे पास क्वेश्चंस है, मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा है, अभी मैं डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन लगा के तुम लोगों को बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 1 रुपये में क्या पढ़ाएंगे, ये हम लोगों ने फ्री बैच किया तो फ्री में क्या पढ़ाएंगे, 200 रुपये में क्या पढ़ाएंगे, 400 रुपये में क्या पढ़ाएंगे। सीडीएस आप जानते हैं, सीडीएस एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे नोट से नहीं है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इस बात का मुझे घमंड नहीं है, आप बोलेंगे मैम घमंड के साथ बोल रही है, नहीं घमंड नहीं है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग बोलते हैं कि 200-400 में इनके क्या क्वालिटी देंगे। अभी मैं अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अगर आपने मेरे से ढंग से पढ़ा होगा, देखो जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतनी आपको भी करनी पड़ेगी, जब भी जाकर आप एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा पेपर था, फिजिक्स भी सर ने जो पढ़ाया सारे क्वेश्चन सेम डिट्टो वैसी ही लैंग्वेज आई, ऐसी लैंग्वेज मेरे 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 वाले सारे से क्वेश्चन से आई है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे। चलो तो दूसरी अभी बताऊंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी, आपका भी देखूंगी मैं आप में कितना आप लोगों ने याद किया है, ठीक है। चलो दूसरी बीमारी लिखे यहाँ पर, 2 नंबर पे आप लिखेंगे बच्चों मलेरिया, 2 नंबर पे लिखिए आप मलेरिया। कौन सी बीमारी, मलेरिया, मलेरिया रोग। अब ये तो सब जानते होंगे मलेरिया के बारे में, तो है ना, किससे होता है मलेरिया, हाँ मलेरिया किससे होता है। चलो देखिए, मलेरिया में 2 चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होता है मलेरिया पैथोजन, पैथोजन मैं बता चुकी हूँ, वो मेन इन्फेक्शन जो बाहर से आता है और हमें डिजीज करता है वो पैथोजन है, वो जिसके अंदर रहता है वो उसका वेक्टर है, वो उसका वाहक है। तो आप याद रखेंगे मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मलेरिया, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, अच्छा थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं ये बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं कुछ भी कि आप लोग 200 में क्या पढ़ाओगे, बहुत बार ऐसे लगता है कि हम लोग पता नहीं गलती कर रहे हैं क्या। आज सुबह भी एक बच्चे का फ़ोन आया, इतने बदतमीजी से बात कर रहा है, वो गाली दे के बात कर रहा, तो कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग ना बहुत
इंस्टॉलमेंट कितने साल का निकाल ले, घर की बात है, कोई समस्या नहीं है। देखो जरा पहले समझे आप। चलिए आ गई अभी साउंड, ओके है। 1 मिनट रुकिएगा। पानी तो पानी है तो दूध बराबर कर दे, तो देखो 2 अनुपात। आ गई साउंड अभी। तो मैं कुछ आप लोगों से डिस्कस कर रही थी, तो मैं ये डिस्कस कर रही थी कि आज सुबह एक आई थिंक यूपी या एमपी का कोई लड़का था, जो उसकी कोई क्लास नहीं हुई होगी किसी बैच में। 1-2 दिन टीचर भी क्या होता है, टीचर भी यार हो जाता है ना, कभी कभी टीचर भी इंसान होते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, 100 काम होते हैं, हो जाते हैं। तो उसने इतने जल्दी यार, इतने सुबह सुबह गाली दे दी यार, इतने तब से बड़ा मूड सा है आज, बहुत मूड खराब होता है। गाली देकर बात कर रहे हो यार, वो ऐसे बात करे धंधा खोल रखा है क्या, हमने धंधा खोल रखा है क्या, ये मतलब इसको धंधा बोलेंगे आप। तो कभी कभी लगता है कि हम लोग ना 10-20 हज़ार रुपये फ़ी रखते हैं जीएस की और साइंस की, और बस 40-50 बच्चों को पढ़ाते हैं, बट वो बच्चे कम से कम हमें रिगार्ड तो देंगे। सुबह बहुत बुरा लगा यार आज सुन के, तब से मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है। हम यहाँ 12-12 घंटे मेहनत करके दिन रात लगे हुए होते हैं, बेस्ट कंटेंट देने की ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देने का कोशिश करते हैं, और लोग हैं कि यार कुछ भी बोल के चले जाते हैं यार। सुबह से इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार कोई ऐसे भी कोई बोल सकता है, मतलब चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलिए आइए, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए मलेरिया में जो पैथोजन होता है, पैथोजन जो है उसको, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया में जो पैथोजन है उसको बोलते हैं, जिसकी पैथोजन का मतलब होता है वो। अच्छा 2 मिनट का टाइम दो, मैं पानी पीती हूँ। चलिए पढ़ते हैं, अब इन सब बातों पे कुछ नहीं पढ़ा। बुरा इसलिए लगा कि एक लड़कियों को गाली दी है यार, ऐसे लड़कियों को गाली नहीं देनी चाहिए ना। मैनेजमेंट में लड़कियां हैं, बेचारी जॉब कर रही हैं। चलिए तो देखिए मलेरिया किसकी वजह से होता है आप बताएंगे। मलेरिया में जो बाहर से पैथोजन आता है वो एक प्लाज्मोडियम है, और ये किसके अंदर रहता है मलेरिया, मलेरिया किसके अंदर रहता है, मतलब मलेरिया वाला जो पैथोजन है वो किसके अंदर रहता है। तो आप बताएंगे कि हम एक मच्छर है, मच्छर की वजह से हमें मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से होता है। मॉस्किटो की वजह से आपको मलेरिया होता है, एक मच्छर की वजह से। अब मच्छर की तो बहुत सारी प्रजाति होती है मैम, कौन सी प्रजाति है वो जिसमें जिसमें जिसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। तो आप बताएंगे कि ये मलेरिया किस मच्छर की वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज, तो किस मच्छर के काटने से, मादा एनाफ्लीज, किस मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है आप बताएंगे। देखो यहाँ पर मल का मतलब होता है, मैं बताऊँ आपको इसको कैसे याद रखना है। आप इसको याद रखिएगा कि मल का मतलब होता है बैड, और एरिया का मतलब होता है एयर। मल का मतलब है बैड, बैड का मतलब होता है बच्चों खराब, है ना।
एरिया का मतलब है एयर, वो मच्छर जो खराब एयर के अंदर रहता है। खराब एयर का मतलब क्या होता है? खराब एयर का मतलब होता है कि जैसे खराब एयर का मतलब होता है कि जैसे कचरे के डिब्बे में आपने कहीं पे कूड़ा कचरा डाल दिया, उससे कीचड़ पड़ा है, उसके ऊपर मच्छर डल गया है ना, तो इन सब वाली इस एयर से ये निकलता है, ठीक है, इस एयर में ही रहता है। तो जैसे ही आपको मच्छर ने काटा, इस मच्छर ने काटा, कौन सा मच्छर है बच्चों? ये फीमेल एनाफ्लीज। तो जैसे ही इस मच्छर ने काटा तो आपके बॉडी में क्या आ गया? प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ आ गया। बहुत बार लोग बोलती हैं कि ना मच्छर के काटने से ना मलेरिया होता है। आप याद रखिएगा, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ से। और कौन सा प्रोटोजोआ? आप बताएंगे प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। तो मच्छर के काटने से नहीं होता है, आप बताएंगे एक प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होता है। अब क्या लक्षण होंगे आपके मलेरिया में? मलेरिया में आपके सिम्टम्स क्या होंगे? तो मलेरिया में बहुत तेज बुखार रहेगी, हाई फीवर। आप जानते हैं कभी ना कभी आपका मलेरिया हुआ होगा, मुझे तो बहुत बार हुआ है ना। दूसरा, हाँ मैम, मलेरिया प्रोटोजोआ डिजीज में आती है क्या? यस, बिल्कुल प्रोटोजोआ डिजीज में आती है मलेरिया, है ना, तभी तो पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। दूसरा आप याद रखेंगे, मलेरिया जब होता है तो आपकी प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? कम। बच्चों प्लेटलेट्स तो कम होंगी, प्लेटलेट्स के साथ साथ आपकी आरबीसी का काउंट भी कम हो जाता है। तो आप लिखेंगे, देखो डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट्स कम होती हैं, बट बच्चों आप, दीपक कुमार, मैंने आपका नाम ले लिया है, आज आप लोग मुझे इमोशनल कर रहे हो ऐसे कमेंट करके। वैसे इतना मूड खराब, आप लोग इतने इमोशनल कमेंट मत करो, तुम लोगों का वैसे भी साइंस 4 वालों का बैच खत्म होने वाला है ना, बायोलॉजी वैसे भी खत्म होने वाला, केमिस्ट्री कुछ बचा है तुम लोगों का। चलिए, तो ऐसे इमोशनल मत करो, मैं रोने लग जाऊंगी आज। मैं वैसे भी सुबह से आज मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग सा खराब है। अब तुम लोग सोचोगे कि अब मार्केट में बातें उड़ जाएंगी कि मैम कैमरे पर रोने लग गई। तो अब तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे भी पढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट करने दो, है ना। चलो देखिए, तो मलेरिया में क्या होता है बच्चों? बहुत तेज बुखार होता है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स के साथ साथ आरबीसी का भी काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं मलेरिया में क्या होता है, आपके जॉइंट्स जो होते हैं उनमें दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है। जॉइंट्स आप समझते हैं, हाथ के, पैर के, इन सब में आपको दर्द होने लग जाता है जोड़ों में, है ना। अनूप यादव, मैंने आपका भी नाम ले लिया, लास्ट क्लास में मैं आप सबका नाम लूंगी, डोंट वरी, है ना। आप जितने भी लोग बोलते हैं ना, जब एक क्लास, मैम आपको जुकाम हुआ है क्या? जुकाम नहीं है मुझे, थोड़ा सा बस मेरा आज मूड खराब है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मलेरिया का आप याद रखेंगे कि मलेरिया के अंदर बहुत तेज बुखार होता है, प्लेटलेट्स और आरबीसी की कमी हो जाती है, जॉइंट्स में दर्द होता है, फीमेल एनाफ्लीज की वजह से होता है। अब अगर मैं बात करूं, हम इंडिया में मलेरिया डे कब मनाते हैं? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है मुझे मलेरिया डे कब मनाते हैं? जल्दी से बताइए, मलेरिया डे कब मनाते हैं? मलेरिया डे मनाया जाता है बच्चों 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, ठीक है। 25 अप्रैल को क्या बनाते हैं? मलेरिया डे। अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, जब आपको मलेरिया होता है तो डॉक्टर एक ड्रग देता है। देखो प्राइमरी स्टेज पे तो नॉर्मल दवाइयां देगा कि भाई ठीक हो जाएं तो ठीक है, अगर नहीं होता है ना, फिर एक हैवी डोज देता है आपको, जिसको आप बोलते हैं ड्रग का मतलब है आपकी हैवी मेडिसिन, और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कुनीन। तो मलेरिया के समय जो आपको दवाई दी जाती है, हैवी डोज दी जाती है, उसको बोलते हैं कुनीन। और ये कुनीन किससे बनाई जाती है? तो आप बताएंगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बार्क ऑफ सिनकोना। सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना प्लांट है उसकी छाल से, छाल तो शायद आप जानते ही हैं, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मलेरिया जब होता है तो वहां पर उसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है? तो आप बताएंगे मलेरिया को ठीक करने के लिए कुनीन दी जाती है, और ये कुनीन बार्क ऑफ सिनकोना से बनाई जाती है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। उसके बाद याद रखिएगा, मलेरिया का जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनाफ्लीज होता है। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली होगी हमारी यहाँ पर मैम स्लीपिंग सिकनेस, दूसरी होगी मैम हमारी यहाँ पर मलेरिया, ठीक है। ये किससे होने वाली है? ये सारी प्रोटोजोआ से होने वाली हैं। चलो तीसरी बीमारी देखते हैं, प्रोटोजोआ से कौन सी हो सकती है। मैम विकास बोल रहे हैं, मैम आप हंसते हुए तो बहुत अच्छी लगती है, पर हंसते सारा दिन हंस भी तो नहीं सकते। चलो नेक्स्ट तीसरी लिखेंगे आप, एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस,
एलिफेंटियसिस, या इसी का दूसरा नाम होता है फिलेरियसिस, या इसी का दूसरा नाम है बच्चों फिलेरियसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं हाथी पांव रोग। एक पांव जो है वो सूज कर हाथी जैसा हो जाता है। इसके पैथोजन को और इसके वेक्टर को बहुत बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो पैथोजन है जिसको आप बोलते हैं रोगजनक, जो मेन बाहर से आने वाला इन्फेक्शन जो आपको डिजीज करता है, ठीक है, तो इसका पैथोजन हो, अरे भैया ये क्या हो गया यार, ओफो, सारी आज ही होनी है नेतागिरी। देखो पैथोजन इसका, इसके पैथोजन का नाम है वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी। ब्रोनकाफ्टी ये क्या है बच्चों? एक प्रोटोजोआ है, क्योंकि प्रोटोजोआ में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? प्रोटोजोआ है। अब ये किसके अंदर रहता है? ये किसके अंदर रहता है? तो वो इसका क्या बन जाएगा बच्चों? वो बन जाएगा मैम इसका वेक्टर। हाँ ठीक है, तो एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस आप बताएंगे हाथी पांव रोग। ठीक है, अब इसका वेक्टर क्या है? तो इसके वेक्टर को बोलते हैं सैंड फ्लाई। एक मक्खी है, मक्खी की एक प्रजाति है जिसको आप या तो बोलते हैं ब्लैक फ्लाई, है ना, ब्लैक फ्लाई, या बोलते हैं इसको सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। बालू मक्खी हिंदी में बोलेंगे आप बालू में रहने वाली मक्खी। तो जैसे ये मक्खी आपके खाने में, आपके पानी में, कहीं से भी आपके बॉडी के कांटेक्ट में आ गई, तो इस मक्खी में क्या रहता है? वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी रहता है। और ये जो आपका प्रोटोजोआ है, ये आकर क्या करता है? इस बीमारी में क्या होता है? इंसान मेंटली इल हो जाता है, थोड़ा सा ना मानसिक तौर पे कमजोर हो जाता है, मेंटली इल हो जाता है। दूसरा मैं बताऊं तो यहाँ पर क्या करता है? ऐसे इंसान का जो एक पैर है, एक लेग जो है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वो सूज जाता है। एक ही पैर सूजता है बच्चों, याद रखना, एक ही पैर सूजता है ना, एक ही पैर सूजता है। एक पैर सूजकर हाथी जैसा हो जाता है, बहुत मोटा सा हो जाएगा, ऊंचा सा हो जाएगा। एक पैर जो है वो नॉर्मल है, सामान्य है। दूसरा पैर जो है वो बहुत सूज जाता है और सूज के ऐसा लगता है कि हाथी जैसा हो गया हो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान का एक पांव सूजकर हाथी जैसा हो जाता है, इसको हाथी पांव रोग बोलते हैं। आप बताएंगे एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस है। किसकी वजह से होता है? वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी, है ना। और ये इसका वेक्टर कौन है? ब्लैक फ्लाई या सैंड फ्लाई। ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कौन कौन सी पढ़ी हमने बच्चों? जरा रिपीट करो। पहली मैम स्लीपिंग सिकनेस पढ़ी, दूसरी मैम मलेरिया पढ़ी, तीसरी मैम एलिफेंटियसिस पढ़ी, चौथी आप पढ़ोगे काला आजार। ये सब किससे हो रही हैं? ये सब किससे हो रही है? सारी 4 नंबर पे लिखेंगे आप काला आजार। ये सारी मैम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हैं। इसको हिंदी में काला आजार या काला बुखार भी कहते हैं। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है काला आजार या काला बुखार भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है, काला आजार के अंदर क्या होता है। पहली बात तो इसके पैथोजन और दूसरा आपको इसका वेक्टर दोनों पता होना चाहिए। पैथोजन का मतलब है बाहर से आया हुआ इन्फेक्शन, बाहर से आया हुआ संक्रमण जो आपको बीमारी कर रहा है। दूसरा वेक्टर, वेक्टर का मतलब आप सब जान गए होंगे अब तक तो, जिसके अंदर रहता है पैथोजन। तो बच्चों इसको जो पैथोजन होता है उसका नाम होता है लेशमानिया। लेशमानिया ये भी एक टाइप का प्रोटोजोआ है। ये सारे प्रोटोजोआ चल रहे हैं। लेशमानिया ये भी किसके अंदर रहता है? तो ये भी रहता है सैंड फ्लाई के अंदर। वो जो मक्खी थी ना पहले वाली, उसी मक्खी के अंदर ये भी रह सकता है। यस प्रदीप, आपने बिल्कुल सही बोला है, लेशमानिया। प्रदीप कुमार यादव, थैंक यू सो मच बच्चा। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी फेवरेट टीचर हूँ तो थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर बहुत तेज, इसके लक्षण दिखिएगा इस बीमारी के अंदर, काला आजार के अंदर इसके सिम्टम्स क्या है? हाई फीवर, बहुत तेज बुखार रहेगा आपको, और बहुत दिनों तक बुखार रहेगा, है ना, बहुत दिनों तक बुखार रहेगा। कम से कम 1.5 से 2 महीने तक क्रोनिक स्टेज तक बुखार रहता है। दूसरा, उसके पेट में भी दर्द रहता है, स्टोमक एक भी होता है इस बीमारी में, पेट में दर्द भी होता है। और तीसरा यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ऐसे इंसान में खून की भी कमी हो जाती है, ब्लड भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, खून की भी कमी आ जाती है। और धीरे धीरे वो मेंटली इल, मानसिक तौर पे कमजोर भी हो सकता है वो। तो इस बीमारी को बोलते हैं आप क्या?
काला आजार। तो एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सी प्रोटोजोआ की वजह से आपको काला आजार होता है, आप बताएंगे लेशमानिया। या पूछे कि भाई काला आजार किससे होने वाली बीमारी है, आप क्या बताएंगे बच्चों? काला आजार मैम किससे होती है? आप बताएंगे एक प्रोटोजोआ से होती है। नेक्स्ट 5 नंबर पे कौन सी बीमारी पढ़ेंगे आप? 5 नंबर बोले तो कौन कौन सी होगी हमारी? मैम हमारी होगी पहली बीमारी कौन सी थी? स्लीपिंग सिकनेस। दूसरी कौन सी थी मैम? मलेरिया। तीसरी कौन सी थी आपकी? लेशमानिया वाली। ये कौन सी थी? काला आजार। और उससे पहले वाली आप बताएंगे मलेरिया। ठीक है, चलो एलिफेंटियासिस भी इसी में आती है। नेक्स्ट 5 नंबर पे देखो कौन सी आती है। 5 नंबर पे आप लिखेंगे बच्चों डिसेंट्री। डिसेंट्री को बोलते हैं पेचिस। और यहीं पर आप एक और लिख लीजिए 6 नंबर पे, दोनों एक जैसी सी बीमारी होती हैं, डायरिया। डायरिया, डायरिया और डिसेंट्री, इन दोनों में जो पैथोजन होते हैं ना बच्चों वो सेम होते हैं। इनके पैथोजन सेम हैं, बस यहाँ पर फर्क होता है बच्चों, अगर किसी का होता है तो उनके लक्षणों का फर्क होता है। पैथोजन रोगजनक और वेक्टर, वेक्टर का मतलब है वाहक, वो किसके अंदर रहता है? पानी में, खाने में, या किसी मच्छर में, या किसी मक्खी में, किस में रहता है? ठीक है, तो आप बताएंगे ये दोनों बीमारियां एक ही पैथोजन की वजह से होती है। इनका कॉमन एक ही पैथोजन है, आप यही लिख लेना सेम। इसका नाम होता है एंटामोइबा। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका सेम नाम है, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ पर भी डिसेंट्री में भी और डायरिया में भी। ठीक है बच्चों, बस यहाँ पर ना थोड़ा सा ना सिम्टम्स में डिफरेंस होने लग जाता है। ठीक है, हाँ एंटामोइबा, कई कई बुक्स में सिर्फ एंटामोइबा लिखा हुआ होता है, बट आप पूरा नाम लिख लो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। मेनली इनको फैलने के लिए लिक्विड चीज चाहिए होती है। लिक्विड का मतलब समझ रहे हो? तरल पदार्थ, जैसे कोई जूस में आ गया, या फिर आपके ना पानी में आ गया, या फिर आप कोई भी लिक्विड चीज पी रहे हैं उसके अंदर आ गया। कौन से प्रोटोजोआ? आप बताएंगे एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। तो अब क्या होगा? दो, या तो होगी डिसेंट्री या होगी डायरिया। अब इनके सिम्टम्स लिखो, लक्षण लिखो कि भाई लक्षण में क्या क्या डिफरेंस दिखेगा। अगर आपको डिसेंट्री है ना बच्चों, तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, आपको भूख नहीं लगेगी, भूख लगना बंद हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा। दूसरा मैं बता दूं, यहाँ पर आपका वजन कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। पहला क्या लिखेंगे इंग्लिश में? लॉस ऑफ डाइट या लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट लिखेंगे स्वेलिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्वेलिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और छोटी आंत में सूजन आ जाती है। छोटी आंत में क्या आ जाती है बच्चों? सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपकी भूख लगना बंद हो गया, आपका वजन कम हो रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होकर आंत फट भी जाती है, या फिर आंतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आप डिसेंट्री, उसको बोलते हैं आप पेचिस। अब बात आती है कि डायरिया में क्या होता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रही तो आपको लूज मोशंस होने लग जाएंगे। पहला तो बहुत तेज़ आपको दस्त लग जाएंगे, दस्त लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चों वो डैमेज होने लग जाएगा। कहने का मतलब है आपके बॉडी में जो आपने खाया है वो प्रॉपर तरीके से पचेगा ही नहीं, एंजाइम्स वगैरह का सिक्रेशन कम होने लग जाएगा, या आपको क्या होगा, या आपको वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग का मतलब है उल्टी होने लग जाएगी, उल्टी, दस्त, और या फिर आपकी जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो छोटी आंत में इन्फेक्शन वहां भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, बस बट यहाँ पर इंसान का ना भूख लगना ही बंद हो जाता है। यहाँ इंसान खाता तो है बट वो लूज मोशंस की फॉर्म में या वॉमिटिंग की फॉर्म में वापस गिरा देता है। तो इसको कहा जाता है, हाँ दीपक यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। तो याद रखिएगा कि वो यहाँ पर वॉमिटिंग, छोटी आंत में इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है। ये आपको, ठीक है, ये आप याद रखेंगे किसके अंदर होती हैं। ये सारी की सारी बीमारियां, मैंने जो 6 बीमारियां बताई हैं ये प्रोटोजोआ से होती हैं। इनके ना पैथोजन तो बहुत रेयर पूछे जाते हैं, सिर्फ इनके ना ये पूछा जाएगा मलेरिया किससे होती है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, या आपसे पूछेगा डायरिया किससे होती है, डिसेंट्री किससे होती है, ये काला आजार किससे होती है। तो ये 6 बीमारियां थी जो प्रोटोजोआ से होती हैं।
आपको 6 ही याद रखनी है। 6 बीमारियां ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ के संक्रमण से होती हैं। ओके विकास, अगर आप पटना से हैं तो बहुत अच्छा लगा, पटना से हैं आप। ये आपकी इन्फेक्शियस डिजीज कंप्लीट होगी। बैक्टीरिया से होने वाली करवा दी मैंने वायरस से होने वाली करवा दी, मैंने आपको फंगस से होने वाली, कवक से होने वाली करवा दी, और आज मैंने प्रोटोजोआ से होने वाली करवा दी। ठीक है, अब हाँ दीपक आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड में 5 मिनट में पूछेगा, पक्का पूछेगा। चलो अब आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस का मतलब है मैम वो बीमारियां मैम जिसमें बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आता है ना। ठीक है, वो बीमारी जिसमें बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आता है, अंदर ही कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, या हमारी सेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, असंक्रमण रोग कहलाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आप बताएंगे, या कुछ केमिकल कंपाउंड हार्मफुल होते हैं उनसे हो जाता है। बच्चा रजत, ये हार्ट वगैरह हार्ट बीट के लिए किया जाता है, ठीक है, हार्ट बीट चेक करने के लिए, हार्ट प्रॉपर तरीके से जब काम नहीं करता उसको चेक करने के लिए करते हैं रजत। ओके रजत, चलिए तो नॉन इन्फेक्शियस में सबसे पहला लिखेंगे आप इटाई। ये बहुत जरूरी है, ये एनवायरनमेंट में पढ़ाए जाते हैं ये सारी बीमारियां। ठीक है, इटाई रोग, बहुत जल्दी मैं एनवायरनमेंट का बैच लाऊंगी, एनवायरनमेंट भी पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, डोंट वरी ना। इटाई देखो कब होता है, ये होता है कैडमियम मॉलिक्यूल से। जब आप कैडमियम, जिसका सिंबल होता है CD, जब आप खाने में चाहे किसी भी फॉर्म में, मैम रीजनिंग की क्लास, ओके कृष्ण कुमार मैं बोल दूंगी सर को, है ना। चलिए देखिए, कैडमियम से जब आप खाने में कैडमियम के मॉलिक्यूल्स खा जाते हैं तो आपको बीमारी हो जाती है इटाई। ये जो इटाई है सबसे पहले जापान में हुई थी, ये नाम वहीं से आया है, जापान से ही ये नाम आया है। अब बात आती है कि मैम इटाई में होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो टेढ़ी हो जाती है, इंसान झुक जाता है, बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसी प्रॉब्लम, तो आप झुक जाओगे, एकदम ऐसे झुक के चलोगे, आपकी बैकबोन जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बैकबोन क्या हो जाएगी, टेढ़ी, उसको बोलते हैं इटाई। आपका एक ही क्वेश्चन बनता है, कैडमियम के मॉलिक्यूल से हमारे बॉडी में कौन सा रोग होता है, आप बताएंगे इटाई। दूसरा आता है बच्चों यहाँ पर मीना माटा रोग, हिंदी में मीना माटा रोग ही लिखा जाता है, मीना माटा डिजीज। ये किससे होती है, ये होती है बच्चों जब आप लेड एंड मरकरी के मॉलिक्यूल्स खा जाते हैं। लेड का सिंबल क्या होता है, Pb, मरकरी का क्या होता है, Hg। तो आपने खाने में लेड, जैसे आपने बीच में सुना होगा कि मैगी के अंदर लेड आ रहा था, बिल्कुल सही बात थी, है ना। तो जब आप खाने में लेड और मरकरी के मॉलिक्यूल खा जाते हैं तो वो हमें एक रोग करता है, उस रोग का नाम होता है मीना माटा रोग। अब इस रोग में होता क्या है बच्चों, तो इस रोग में इंसान का जो दिमाग है वो कमजोर हो जाता है, ब्रेन जो है वो वीक पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। दूसरा, नॉर्मली ये बच्चों में ज्यादा होती है, लॉस ऑफ हियरिंग पावर। किसकी, लॉस ऑफ हियरिंग पावर का मतलब है बच्चे को सुनना बंद हो जाएगा, सुनने की क्षमता गायब हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ हियरिंग पावर लिखिएगा, बच्चे की सुनने की क्षमता गायब हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से उसको सुनेगा नहीं, बहुत पास से बोलोगे तब जाकर सुनेगा। नेक्स्ट आप लिखोगे लॉस ऑफ स्पीचिंग पावर, वो उसकी धीरे धीरे उसकी बोलने की क्षमता भी गायब हो जाएगी। बेसिकली जब दिमाग खराब है, उसका दिमाग ही डैमेज होने लग जाएगा, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा, मेंटली डेवलपमेंट रुक जाएगा। बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे मैदे वैदे आपकी मैगी वैगी ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेड और मरकरी कौन सी बीमारी करती है, मीना माटा। और अगर पूछे कि कैडमियम कौन सी बीमारी करता है तो आपके पास आंसर क्या होगा, इटाई। तीसरा है बच्चों एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, हिंदी में सेम नाम होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको बोलते हैं BBS। ये कैसे फैलती है, जब आप खाने में नाइट्रेट फूड ज़्यादा ले लेते हैं, जब हम खाने में नाइट्रेट फूड
ज़्यादा खा जाते हैं, है ना। नाइट्रेट फूड, नाइट्रोजन या नाइट्रेट, नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पहले अमोनिया फिर नाइट्रोजन की फॉर्म में। जैसे आपने सुना होगा चिप्स के पैकेट में या जो लेज होती है उसके पैकेट में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर कैसे भी आ जाते हैं तब, ठीक है। हाँ, लिपस्टिक ज़्यादा लगाने से भी मीना माटा हो सकता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि लिपस्टिक में लेड होता है, ठीक है बच्चों। तो नाइट्रेट फूड जब ज़्यादा लेते हैं तो आप याद रखिएगा, जब नाइट्रेट ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये नाइट्रोजन हमारे खून के अंदर घुल जाता है, किस में मिल जाएगा, ये ब्लड में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, है ना, मिल जाता है। जबकि ब्लड में मिलना कौन सा चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो आप बताएंगे कि जब नाइट्रेट फूड ज़्यादा लेते हैं तो ये नाइट्रेट फूड हमारे बॉडी में आकर टॉक्सिक एलिमेंट के फॉर्म में काम करते हैं, ये टॉक्सिक कंपाउंड क्रिएट करने लग जाते हैं हमारे बॉडी में, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ज़्यादा हो जाते हैं, और धीरे 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 हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आप सब जानते हैं हम नीले पड़ते हैं, मैंने बहुत बार बताई है कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो नीले पड़ जाते हैं, तो वो बच्चा नीला पड़ने लग जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपका एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, कैसा फूड खाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आप बताएंगे नाइट्रेट फूड खाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, आप बताएंगे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और बच्चे का कैसा रंग पड़ जाता है, बच्चे का नीला रंग पड़ने लग जाता है, ठीक है, बच्चे का नीला रंग पड़ने लग जाता है। ये बीमारी किस में होती है, ये भी नॉर्मली बच्चों में ही होती हैं, सारी बच्चों में ज़्यादा होती हैं। तो ये आप नेक्स्ट 3 नंबर पे याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद चौथी बीमारी आप लिखेंगे एक, मैंने इससे पहले भी आपको बहुत सारी बीमारियां पढ़ाई हैं, जब मैंने आपको डिजीज़ करवाया था तब भी पढ़ाई है। नेक्स्ट, और इसमें नॉन इन्फेक्शियस में लास्ट बीमारी लिखेंगे कैंसर। नेक्स्ट है लास्ट बीमारी है कर्क रोग, कर्क रोग, उसके बाद मैं आपको जेनेटिक पढ़ाऊंगी। कैंसर को बोलते हैं हिंदी में कर्क रोग। सबसे पहला बच्चों में अगर आपकी बात करूं कैंसर, कैंसर में कैंसर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कैंसर के बारे में स्टडी करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। टू स्टडी अबाउट कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। और ऐसे जीन जो कैंसर कोज करते हैं उनको आप ऑन्कोजीन कहते हैं। कैसे जीन कहते हैं बच्चों, ऑन्कोजीन बोलते हैं। कैंसर कोजिंग जीन आर नोन एज ऑन्कोजीन। या ऐसे केमिकल्स, ऐसे रसायन, केमिकल से भी हो सकता है, ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी में आकर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की प्रोसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे केमिकल्स जो आपको कैंसर करते हैं उनको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कि कैंसर के बारे में स्टडी करना कैंसर के बारे में स्टडी करना ऑन्कोलॉजी। जो जीन हमारी सेल्स के अंदर हैं, वो जीन जो कैंसर कोज करते हैं तो वो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। वो केमिकल्स जिनके थ्रू आपको कैंसर होता है वो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब कैंसर होता क्या है, तो कैंसर को एक लाइन में मैं डिफाइन करूं तो इसको कहा जाता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। बुक्स में बस ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही कैंसर कहलाता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, अनियंत्रित। अनियंत्रित का मतलब है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। सेल डिवीजन का मतलब है कोशिका विभाजन। भाई सेल डिवीजन में क्या होता है मैम, सेल डिवीजन में एक सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स बनती हैं, और क्या होता है। तो भाई एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, इतना सेल डिवीजन हो रहा है, डिवाइड होकर इतनी सारी नई सेल्स बना रहे हैं। अब भाई इतनी सेल का क्या करेंगे हम। तो ये सेल्स क्या होंगी बच्चों, धीरे 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 ये सेल्स क्या हो जाएंगी, आपकी मरने लग जाएंगी, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट से बना है कमल, डीएनए के सेगमेंट से बना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी सेल्स क्या होती हैं, ये सारी सेल्स अब डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी, या आपस में जुड़ने लग जाएंगी। जब जुड़ती हैं तो वो हमारे बॉडी में एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेती हैं, एक गांठ का फॉर्म ले लेती हैं, और आगे चलकर वही आपको कैंसर कोज कर देती हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज कैंसर, आप बताओगे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही कैंसर होता है। और कैंसर होने से पहले बनता है आपके बॉडी में ट्यूमर। पहले क्या बनता है, गुर्द बनता है, इसको गुर्द बोलते हैं, ट्यूमर बनता है पहले। ट्यूमर 2 टाइप का होता है बच्चों, यहाँ से एसएससी जेईई ने क्वेश्चन उठाया था। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, ठीक है,
और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा? मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दो टाइप का ट्यूमर है, गांठ मतलब दो टाइप की गांठें होती हैं, ठीक है। अब बात आती है बेनाइन ट्यूमर क्या होता है और आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। बेनाइन ट्यूमर को कहा जाता है बच्चों नॉन मूवेबल। नॉन मूवेबल कैंसर कहलाते हैं बेनाइन ट्यूबल। नॉन मूवेबल का मतलब समझ रहे हो? जो मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह हुए वहीं हो गए, ठीक है, एक ही जगह हुए वहीं रह गया। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है बच्चों? वो मूव कर सकता है, वो मूवेबल होता है। मूवेबल का मतलब है आज यहां था, कल यहां है, परसों यहां है, नरसों यहां है, ऐसा। जीन क्या होता है तो पढ़ा चुकी हूँ मैं, सेल के आप पीछे से पढ़ लीजिए, डीएनए के सेगमेंट को ही जीन कहते हैं। बार बार थोड़ा ना पढ़ाऊंगे, पीछे की क्लास देखिए ना बच्चा, ठीक है बच्चों। चलो तो देखिएगा, मैंने बोला कि जो नॉन मूवेबल है मतलब एक जगह हुआ वहीं फिक्स हो गया। जैसे बच्चों एग्जाम्पल दूं तो मैं, बैकबोन कैंसर। किसी की बैकबोन में कैंसर हुआ है तो वो कैंसर बैकबोन में ही है, ऐसा नहीं है कि कल बैकबोन में था आज पसलियों में आ गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में है तो वो ब्रेन में ही है, वो कहीं और नहीं है। जैसे लीवर कैंसर, लीवर में है तो लीवर में ही है। जैसे लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सारे वो होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, और जो मूव ना करे वो ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर कहलाता है। इधर की साइड से कैंसर प्रोटोजोआ से होता है, ये किसने बोला? संपत, ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो मूव कर सकता है, और इसका एक ही एग्जाम्पल होता है और वो आता है बच्चों ब्लड कैंसर। कौन सा? ब्लड कैंसर। आपने देखा होगा ब्लड सारा दिन घूमता रहता है, ब्लड घूमेगा तो उसकी जो डेड सेल्स हैं वो भी घूमनी है ना। तो याद रखिएगा कि जो ब्लड कैंसर है वो किस टाइप का, वो मैलिग्नाइन ट्यूमर है। और जो बैकबोन हो गया, ब्रेन हो गया, वो मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह हो गए तो वो फिक्स हो गए, वो कहलाते हैं बेनाइन ट्यूमर। ओके, नहीं कैंसर कोई जेनेटिक नहीं होता है कमल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से कैंसर से क्या आता है। नेक्स्ट कैंसर के बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर कि कैंसर के इलाज क्या है। तो बच्चों कैंसर के लिए अगर थोड़ा बहुत है, प्राइमरी स्टेज पर है, तो लेजर थेरेपी चल जाएगी, लेजर से रिमूव कर देंगे। दूसरा बच्चों आजकल रेडियो थेरेपी देने लग गए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, है ना। या फिर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी किस इससे इलाज होता है। और कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडोन गैस काम आती है, रेडोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम आता है, ठीक है। ये कैंसर की ट्रीटमेंट है। यह मैं बता दूं रेडोन भी काम आती है और इसके साथ साथ कोबाल्ट 60 भी काम आता है, कोबाल्ट 60 भी काम आता है, ठीक है। तो ये आपका कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है। हाँ, ब्रेन ट्यूमर कैसा होता है मैंने ब्रेन वाली क्लास में बताया है मैम। जनरली तो कैंसर सारे डेंजरस होते हैं, पर ज्यादा डेंजर कौन सा है? कल्पना मैं बता दूं, सबसे डेंजर होता है ब्लड कैंसर। बहुत जल्दी फैल जाता है खून के साथ घुल के, खून खराब तो आप जानते हैं ऑक्सीजन खराब है ना। तो ये आपका कैंसर। अब कैंसर के टाइम पर एक ड्रग दी जाती है, उस ड्रग का नाम है बच्चों टैक्सोल, ये एनसीईआरटी में है इसलिए पूछ लिया जाता है, कैसिपटलीन, टैक्सोल कैसिपटलीन। ये एक हैवी मेडिसिन दी जाती है, बहुत नींद आती है इंसान को, है ना, इम्यून सिस्टम भी इससे थोड़ा इफेक्टेड हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। हाँ, रेडोन भी यूज होती है बच्चों, और कोबाल्ट 60 भी यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो ये वो बीमारी हैं जो नॉन इन्फेक्शियस हैं। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी नॉन इन्फेक्शियस, जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम करवाया था ना, तब मैंने करवा दिया, ठीक है। मैंने बेटा मैंने कब करवाया था, देखो कब करवाया था, आपने याद रखा, आपने याद किया होगा, मैंने बहुत सारे, जब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम करवाए थे तो मैंने बहुत सारा कुछ पढ़ाया था कि क्या करवाया था। हाँ, हाशिमातो डिजीज़ क्या है ना, ग्रेव्स डिजीज़ क्या है, ये सारे आप एंडोक्राइन सिस्टम याद करना। वहाँ पर भी कम से कम मैंने ना 10-12 बीमारी आपको लिखवाई थी, ऑस्टियोपोरोसिस, रैकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये टिटैनी, ये सारी बीमारियाँ पहले बता चुकी हूँ आपको, तो वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी बीमारी थी जो नॉन इन्फेक्शियस थी।
अब आप में से कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम जेनेटिक डिजीज कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है बच्चों तो पढ़ लीजिए जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी है, मैं सारी पढ़ा देती हूँ। आनुवांशिक रोग अगर कंप्लीट नहीं है, आनुवांशिक रोग क्या होते हैं तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आनुवांशिक रोग कब होते हैं? जब मैम जीन में प्रॉब्लम हो, जब मैम क्रोमोसोम गुणसूत्रों में दिक्कत हो, कोई भी एक सेल है उस सेल के जीन में और गुणसूत्रों में जब प्रॉब्लम होती है तो क्या पैदा होती है? तो एक जेनेटिक डिजीज पैदा होती है। ठीक है मैम, ट्रीटमेंट के टाइम से बाल क्यों निकाल लिया जाता है? बच्चों बाल ऑलरेडी झड़ जाते हैं वैसे ही ट्रीटमेंट के टाइम पर, है ना। ठीक है, जेनेटिक डिजीज। अब जेनेटिक में मैंने सबसे पहले आपको करवा दी थी बच्चों हीमोफीलिया। ये तो मान रहे हो हीमोफीलिया तो करवा दी थी? जल्दी बताओ कि वापस बताऊं। हीमोफीलिया तो होगी थी ना बच्चों, जल्दी बताओ। हीमोफीलिया तो आप बता दोगे, फिर दूसरी स्टार्ट करें। जेनेटिक डिजीज हीमोफीलिया, जल्दी बताइए। हीमोफीलिया होगी ना, मैं इतने में पानी पीती हूँ। मेरा मोबाइल दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दे भरत सर, कल आपको 10 बजे से 1 बजे तक बजट के ऊपर डिस्कशन चलेगा, फ्री फॉर ऑल। जितने पटना की पार्टी है तो वो पहुंच जाए, भिकना पहाड़ी राठौर कैंपस। दूसरा सेंटर होगा, बता दो। बता तो दिया करो। हीमोफीलिया आपका हो गया था। दूसरी हमारी देखो, दूसरी है बच्चों यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता रोग। वर्णांधता रोग ये कैसी बीमारी है बच्चों? याद रखेंगे, ये बीमारी जो है वो मेनली मेल्स को ही होती है। मेनली क्या मतलब? लड़कों में ही होती है कलर ब्लाइंडनेस, लड़कियों में ना के बराबर होती है। ठीक है, देखो कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता, इसके अंदर क्या होता है? इस बीमारी के अंदर आप ध्यान से सुनना, मैं आपको आईज करवाऊंगी आगे, आंख भी बताऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या होता है। इस बीमारी के अंदर हमारी आईज में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती हैं बच्चों रोड सेल्स, एक होती हैं कॉन सेल्स। इसको बोलते हैं शंकु कोशिका, इसको बोलते हैं श्लाका कोशिका। तो बच्चों ये जो कॉन सेल्स हैं ये कलर देती हैं हमें, किस टाइप का कलर दिख रहा है ना। जैसे आपको व्हाइट कलर दिख रहा होगा, आपको ब्लू दिख रहा होगा, आपको पिंक दिख रहा होगा मेरे बोर्ड पे, है ना। तो जब ये बीमारी जेनेटिक है, जेनेटिक का मतलब क्या है? आपके जन्म के साथ हुई। जब आप मम्मी के पेट में थे तो इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जब आप माँ के फीटस में थे, गर्भाशय में थे, तो आपके अंदर ये कौन सेल्स बनने लगी होंगी। कौन सेल्स? सेल्स हैं। सेल का मतलब क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? जीन या क्रोमोसोम्स। तो इन सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसके कारण जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और इस कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? कौन सेल्स में डिफेक्ट हो जाता है, इनके जीन टूट जाते हैं, क्रोमोसोम का एक आधा पार्ट टूट जाता है, आधा प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है? ऐसे लोगों में ये लोग प्राइमरी कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। प्राइमरी कलर उनको पता नहीं लगता है कौन सा देख रहे हैं और कौन सा है। प्राइमरी कलर कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, रेड। इनको रेड ग्रीन दिखेगा, ग्रीन रेड दिखेगा, ग्रीन ब्लू दिख सकता है, ब्लू ग्रीन दिख सकता है, ग्रीन रेड दिख सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इस बीमारी में कौन सेल्स में दिक्कत हो जाती है। दूसरा आप याद रखेंगे कि इस बीमारी में जो इंसान है ये इम्प्रूव हो सकती है क्या? नहीं होती बच्चा, इसका कोई इलाज नहीं है ना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड दिख सकता है, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों
क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो अगर आपकी लाल बत्ती है तो आपको ग्रीन दिख जाएगी, आप चल जाओगे। अगर ग्रीन है तो आपको लाल दिखेगी तो आप खड़े रहोगे। ऐसे लोगों को रेलवे में नहीं लेते। रेलवे में तो आप जानते हैं बहुत डेंजर हो जाएगा, है ना। तो अगर रेलवे में अगर आपको ले लिया तो आपके हरी झंडी है तो लाल दिख जाएगी, लाल झंडी है तो हरी दिख जाएगी। डिफेंस में नहीं लेते, आर्मी में नहीं लेते। तो आप याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक का मतलब है इसमें कौन सेल्स के जीन में या क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन सब में नहीं लिया जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। खैर इंडिया में तो 3000 रुपये में सब कुछ मिल जाता है ना। 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में तो मिल ही जाता है। चलो, तो ये दूसरी होगी आपकी कलर ब्लाइंडनेस। तीसरी पे आओ। तीसरी बीमारी है बच्चों यहाँ पर आपकी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरी बीमारी कौन सी है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सेम नाम हिंदी में बच्चों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब मैम आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वो बीमारी जिसके बहुत सारे लक्षण हैं और वो बीमारी जिसमें एक नहीं बहुत सारी बीमारी हैं, उसमें कैसे होता है? मैम लड़कियों में क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके कैरियर जो है वो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए वाई क्रोमोसोम लड़कियों में होता नहीं ना, इसलिए नहीं होता बच्चा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये ट्रांसजेंडर का केस होता है बच्चों। ये इसको ट्रांसजेंडर का केस माना जाता है। ट्रांसजेंडर आप समझते ही हैं ना, किन्नर वाला केस। तो ये कैसे होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कब होता है? जब क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है। भाई जेनेटिक डिजीज होती ही कब है? जब क्रोमोसोम में दिक्कत हो, जब क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ क्या हुआ हो, डिफेक्ट हुआ हो, है ना बच्चों, डिफेक्ट हुआ हो, गड़बड़ हुई हो, तब होती है। अब बात आती है क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं एलोसोम। ऑटोसोम मैंने बताए थे वो क्रोमोसोम जो लड़का लड़की में कॉमन होते हैं। कितने पेयर? 22 पेयर। टोटल कितने? 44। एलोसोम क्या होते हैं? जो लड़का लड़की में अलग अलग हो। कितना पेयर? 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब कितने? 2। मेल के कौन से हैं? X, Y। फीमेल के कौन से हैं? X, X। तो बच्चों इसमें क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? जब बच्चा बन रहा होता है माँ के पेट में, फीटस में, गर्भाशय में, तो उस बच्चे के क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। अब कैसी दिक्कत होती है वो सुनिए। ओहो, गर्मी लगने लग जाती है यहाँ। देखिए इसमें क्या दिक्कत होने लग जाती है वो सुनो। इसमें पहले आप याद रखेंगे कि यहाँ पर मेल क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी में मेल क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है। नर गुणसूत्रों में प्रॉब्लम होती है। अब आप में इतना तो कॉमन सेंस है कि नर गुणसूत्रों में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कौन से? जो मेल और फीमेल के अलग अलग है। भाई कॉमन में दोनों में होती तो मैं क्या बोलती, दोनों में होती तो कॉमन है, उनमें प्रॉब्लम है। कॉमन कौन से हैं? ऑटोसोम। मैं बोल रही हूँ इसमें किस में दिक्कत होती है? मेल क्रोमोसोम में। मेल की क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? X, Y। तो कहने का मतलब है इस बीमारी में किस टाइप के क्रोमोसोम्स डिफेक्ट हो जाते हैं? एलोसोम हो जाते हैं। कौन से? एलोसोम। एलोसोम को क्या बोलते हैं बच्चों? आप बताएंगे यहाँ पर, आप बताएंगे एलोसोम गुणसूत्रों में दिक्कत होती है। अब मैम कैसी दिक्कत होती है वो ध्यान से सुनना आप मेरा ना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रही हूँ मैं, बड़ा ध्यान से गौर फरमाइएगा इस पे प्लीज, है ना। देखिए मैंने बोला मेल क्रोमोसोम में दिक्कत हो रही है। लड़कों के नॉर्मली क्या क्रोमोसोम्स होते हैं? 44 तो कॉमन होते हैं लड़कों के। 44 प्लस X प्लस Y, है ना। ये क्या होता है? ये नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्मल है। यहां तक ये बच्चा नॉर्मल है। भाई 44 तो कॉमन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। X और Y आ गया तो वो क्या हो गया? वो लड़का हो गया। बट यहां पर क्या होता है बच्चों, इस बच्चे के कुछ ना कुछ जेनेटिकली कुछ डिफेक्ट हो जाता है और इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है। यहां तक वो नॉर्मल बॉय था, वो लड़का था। ये X देखो, XX कॉमन है। किसके कैरेक्टर लाएगा? ये दूसरे वाला X आ रहा है लड़कियों का, और ये किसके कैरेक्टर लाएगा? फीमेल के। और ये बच्चे का जब जन्म होगा तो ये कैसा बच्चा पैदा होगा? ये ट्रांसजेंडर, ये किन्नर होगा। तो आप क्या बताएंगे कि ट्रांसजेंडर कब बनते हैं? ट्रांसजेंडर मतलब एक टाइप का सिंड्रोम होता है। ठीक है,
ऐसा नहीं होता है कमल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वैसे ही पता लग जाता है बच्चा, है ना। तो आप बताएंगे ट्रांसजेंडर का केस कब बनता है, जब मेल के एलोजोम में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत हुई मैम, नॉर्मली होना चाहिए था 44, 45, 46, यहाँ एक और आके ऐड हो रहा है, टोटल कितने हो रहे हैं 47। तो अब ये एक्स आ रहा है, एक्स आके ऐड हुआ तो किसके कैरेक्टर लाएगा, फीमेल के, वो क्या बन जाएंगे, ट्रांसजेंडर। तो ये भी एक जेनेटिक डिजीज है ना। वैसे ये डिजीज नहीं है, भगवान है करने वाला, भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना बच्चों। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रोमोसोम में कौन से क्रोमोसोम में दिक्कत होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, किसके टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, XYZ, ऐसे से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर पे, पहला था हीमोफीलिया, दूसरा था कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चौथा बच्चों इसके बाद आप नेक्स्ट सिंड्रोम लिखेंगे। हाँ, सिंड्रोम मैम यहाँ क्यों पढ़ा रही बच्चा, क्योंकि सिंड्रोम जो होते हैं वो जीन में डिफेक्ट होने से ही होते हैं, और यही तो मैंने बताया। चलो नेक्स्ट आप सुनेंगे यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम। मैम पढ़ाया है ये, एक बच्चा कह रहा है ये पढ़ाया है, एक कह रहा है नहीं पढ़ाया है। चलो अगर पढ़ाया है तो भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ाया है तो और अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सिंड्रोम है बच्चों टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम का मतलब है, नेक्स्ट सिंड्रोम का नाम है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम किस में होता है, तो बता सकता है मुझे ये सिंड्रोम किस में होता है। अच्छा पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, अगर पढ़ लिया है तो भी रिवाइज कर लो यार, ऐसा क्या हो गया, अगर पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम में फीमेल के एलोजोम में प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है, फीमेल एलोजोम में, मतलब मादा के गुणसूत्रों में दिक्कत होगी, मादा एलोसोम में। आप सब समझ रहे हैं मादा एलोसोम कौन से होंगे, फीमेल के कौन कौन से होते हैं। नॉर्मल एक लड़की है तो उसमें 44 प्लस XX होना चाहिए, लड़की नॉर्मल है। बट जिन लड़कियों में टर्नर सिंड्रोम होता है बेबी, मतलब जिन लड़कियों में ये आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है, एक X यहाँ से डिलीट हो जाता है। देखो मैंने खाली छोड़ दिया इस ब्रैकेट को, एक डिलीट हो गया। जब डिलीट हो गया बच्चों देखो 44 प्लस X, और लड़कों में क्या होते हैं, लड़कों के 44 प्लस XY होते हैं, लड़कियों के 44 प्लस XX होते हैं। भाई ये X तो कॉमन है ना लड़का और लड़की में, ये जो दूसरा X है वो क्या लाता है, वो फीमेल के करैक्टर लाता है। वो क्या लाता है बच्चों, वो फीमेल के करैक्टर लाता है। तो आप याद रखेंगे कि इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इस सिंड्रोम के अंदर लड़कियों का एक X डिलीट हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45 रह जाते हैं। और ये लड़कियां क्या होती हैं, ये लड़कियां बच्चों स्ट्राइल हो जाती हैं। इन लड़कियों में ओवरी नहीं बन पाता है, ओवरी का मतलब होता है अंडा से नहीं बन पाता है। और इन लड़कियों की आवाज जो है वो अंडा से नहीं बनेगा, तो आप सब जानते हैं। ओके दीपक, मैं बताऊंगी आपको, CDS 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगी, है ना। देखिए ओवरी नहीं बन पाता है, और ये बच्चे जो हैं, ये लड़कियां जो हैं वो बच्चे नहीं कर पाती हैं, और ये स्ट्राइल रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं, ये बांझ रह जाती हैं। और इन लड़कियों को सुपर फीमेल नाम भी दिया जाता है, मतलब इनके दाढ़ी मूछ आने लग जाती हैं, थोड़े से कैरेक्टर जो है वो लड़कों जैसे होने लग जाते हैं। और वो कैरेक्टर क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक चीज, इसके बाद
देखिए, तो इन लड़कियों को बोलते हैं सुपर फीमेल। इनमें लड़कों जैसे थोड़े से कैरेक्टर आने लग जाते हैं, आवाज़ तो है वो हैवी हो जाती है। ये कुछ आपको सिम्टम्स यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, चले हम नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सिंड्रोम है, उस सिंड्रोम का नाम है बच्चों डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन को हिंदी में डाउन ही बोलेंगे, कुछ अलग नाम नहीं होगा, ठीक है। नहीं कुछ नहीं हुआ, क्लास कंटिन्यू है। घर से मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी को कह दिया 5 मिनट बाद बात करना, क्लास छोड़े के बाद बात करूंगी, है ना। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये सिंड्रोम है वो लड़का लड़की दोनों को हो सकता है। इससे पहले वाले ओनली या तो मेल में हो रहे थे या फीमेल में हो रहे थे, नर या मादा दोनों में हो सकता है। अब आप में से इतना तो कॉमन सेंस होगा आप में, जब दोनों में हो रहा है बच्चों तो आप सब समझ सकते हैं। तो कौन से क्रोमोसोम में दिक्कत होगी? जो दोनों के कॉमन हो, और जो दोनों के कॉमन है वो कौन से हैं? ऑटोसोम। ऑटोसोम बच्चों कितने पेयर होते हैं? आप सब जानते हैं 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। तो इस बीमारी में, इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये लड़का लड़की दोनों में हो सकता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम में दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत होती है? तो ऑटोसोम में जो 21वां पेयर है ना, 21वां जोड़ी, भाई जोड़ी का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब क्या होता है, 2 होते हैं, है ना। 21वां पेयर है, इस पेयर में 2 हैं, एक है ए एक है बी। आप, मैंने एग्जाम्पल दिए, ये क्रोमोसोम के नाम नहीं है बच्चों, ये नाम नहीं है, मैंने बस नाम ऐसे रख दिए। भाई 21वां पेयर है, उसमें एक ए होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए, एक बी होना चाहिए था, 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल सी नाम का, होने चाहिए थे 2 A + B। भाई पेयर का मतलब क्या होता है? 2। मैंने आपको बताया क्रोमोसोम ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। दोनों 46 का मतलब है 46 ही होने चाहिए हमारे बॉडी में। तो एक और आकर ऐड हो गया। अब आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? भाई लड़का लड़की की है ना 22 पेयर, तो अगर ये लड़का है तो उसमें क्या हुए 44 + X + Y + एक और आके ऐड हो गया। अगर ये लड़की है तो 44 + X + X एक और आके ऐड हो गया। भाई एक ज़्यादा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी कितने होंगे? 47 होंगे, ठीक है। अब ये जो एक ज़्यादा आकर ऐड हुआ है ना बच्चों, ये क्या सिम्टम लाएगा? सुनो ये क्या लाएगा, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे मेंटली इल होते हैं। मेंटली इल का मतलब होता है ये मानसिक तौर पे कमज़ोर होते हैं। इनका दिमाग मतलब मैच्योर होता ही नहीं है, बिल्कुल मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ये, ठीक है, मंद बुद्धि के बच्चे होंगे। दूसरा, इनका जो बॉडी है ना, फिजिकली इनका जो शरीर है वो इर्रेगुलर हो जाएगा। इर्रेगुलर का मतलब है उसका कोई प्रॉपर, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर शेप नहीं होगा। आकार जो है वो कैसा ही हो सकता है, किसी के एक आंख होगी, किसी का एक साइड का फेस नहीं होगा, किसी का एक हाथ नहीं होगा, किसी की एक उंगली नहीं होगी, किसी के एक्स्ट्रा होंगी, कैसा ही हो सकता है वो। तो इसको बोलते हैं मंद बुद्धि वाले बच्चे। मेंटली, मानसिक तौर पे, जो बचपन से ही मानसिक तौर पे कमजोर पैदा हुए हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आता है, ना पढ़ना ना लिखना, कुछ समझ में नहीं आता है। इंसान है वो, बाकी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, और वो फिजिकली क्या हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो इस बीमारी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुए? 47। किस प्रकार के या कौन सी जोड़ी में दिक्कत हुई? आप बताएंगे 21वें पेयर में दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जोड़ा। कहीं आप मतलब डाउन का मतलब तो कम होता है, कम नहीं होता है, एक ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ, वाह वाह, यस। हजारों किस्से, सैकड़ों शेर, हजारों किस्से सैकड़ों शेर। अच्छा शेर, शेर लॉइन, हाँ। कुछ नज्म इनमें बयां हो जाए, इतनी मामूली दास्तां नहीं है। वाह 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 वाह, ठीक है, बड़ा मजा आया, बच्चे बताएंगे, है ना। ये अजराना सर की तरफ से शायरी आई है ये, ठीक है। चलो आज मैं भी आप लोगों को एक शायरी सुनाऊंगी, क्लास खत्म होने तक 5 मिनट बाद सुनाऊंगी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट सिंड्रोम पे चले। ये डाउन सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट सिंड्रोम है बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, सेम नाम यहाँ पर पटाऊ सिंड्रोम ही हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम। देखिए पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, अगेन मैं बताऊं, ये जो सिंड्रोम है ये भी लड़का लड़की दोनों में होता है। ये भी किस में होता है आप बताएंगे? दोनों में ही होता है। लड़का लड़की दोनों में हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल फीमेल नर एवं मादा दोनों में हो सकता है।
जब लड़का लड़की दोनों में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के क्रोमोसोम में दिक्कत होगी। मैम यहां पर भी ऑटोसोम्स में दिक्कत होगी, यहां पर भी ऑटोसोम्स। बट ऑटोसोम्स कितने पेयर हैं? 22 पेयर। किस पेयर में गड़बड़ होगी मैम? तो यहां पर बच्चों प्रॉब्लम होती है 13th नंबर वाले पेयर में। 13वें जोड़ी क्रोमोसोम में 2 होने चाहिए थे मैम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल A+B होना चाहिए था, नॉर्मल था, ठीक है। बट यहां पर एक एक्स्ट्रा आके ऐड होता है, और कौन सा एक ऐड हो जाता है? C नाम का। C नहीं है, मतलब मैंने आपको यहां पर C नहीं बोला है। अच्छा, हाँ हाँ, चलो तो 13 पेयर में बच्चों क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? भाई टोटल क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए थे? आपको बताना था 44 प्लस XX या XXY होना चाहिए था। बट इसमें क्या हो जाता है, इसमें 13 नंबर वाला पेयर है, उसमें एक, हाँ, एक ज्यादा ऐड हो जाता है। और जैसे ही एक ज्यादा ऐड होता है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, इन बच्चों के जो लिप्स होते हैं उन पे कट होता है, लिप्स पर कट लग जाता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, इन बच्चों में प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पाता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, इन बच्चों में पाचन नहीं हो पाता है। ये बच्चे जो सॉलिड है ना, जैसे रोटी चपाती, चपाती हो गई, ये सब ना ये सब आप वो प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाते हैं, ठीक है। मैम आप किससे बात कर रही हैं? मैं किसी से बात नहीं कर रही, मैं तो आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, लिप्स कट जाते हैं, इनकी लिप्स पे कट लगा हुआ होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, पाचन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है ना। तो इस सिंड्रोम को बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे मंदबुद्धि वाले, जिनको समझ में नहीं आया होगा। बच्चों छोटी सी बात समझनी है, जब 13 नंबर के पेयर में 2 की जगह 3 होते हैं तो पटाऊ सिंड्रोम। जब 21 नंबर के पेयर में 2 की जगह 3 होते हैं तो वो डाउन सिंड्रोम। जब फीमेल में एक एक्स डिलीट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो आपका टर्नर सिंड्रोम। जब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है तो वो कौन सा? क्लाइनफेल्टर। ऐसे याद कर लो, ये सारे हो जाएंगे। कल क्लास नहीं होंगी, कल दिल्ली में इलेक्शन है, तो ये आपकी जेनेटिक डिजीज है ना। कल दिल्ली में इलेक्शन है बच्चा, कल क्लास नहीं होगी, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कल दिल्ली में ना पूरा बंद रहता है सब कुछ, तो यहाँ क्लास नहीं होगी। तो ये आपकी जेनेटिक डिजीज हो गई हैं। आप बताइए, कोई आपका डाउट हो तो मैं ले लूँ। ये सारी आपको जेनेटिक डिजीज में याद रखनी थी, ठीक है। ये आपकी डिजीज, एनिमल डिजीज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप याद रखिएगा। आपकी एनिमल डिजीज खत्म हो चुकी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा एनिमल डिजीज नहीं हुई। आप जरा बताओ, एक शायरी सुनना चाहते हो तुम लोग? अच्छी सी शायरी सुनाती हो तुम लोगों को। सुनाऊं फिर बताओ? मेरे में भी आत्मा आ गई क्या ये शायरी वाली? आज मेरा थोड़ा सा, फुरकान कह रहे हैं मैम नेक्स्ट टॉपिक क्या करवाऊंगी नेक्स्ट। फाइलोटॉक्सिक क्या होता है? किसी भी स्टेम पे जो आपकी लीव्स लगी हैं उसकी उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं बच्चों फाइलोटॉक्सी।
मैम ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है बच्चों? कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉमन न्यूरॉन, एक होते हैं बच्चों आपके, एक होते हैं बच्चों न्यूरॉन गिलेलाई सेल्स। जब गिलेलाई सेल्स में अनकंट्रोल डिवीजन होता है, ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ना आपको, ब्रेन ट्यूमर वहां समझ में आएगा, मैंने पढ़ाया है आपको ब्रेन ट्यूमर, मैंने पढ़ाया है आपको वहां पे। मैम एक क्वेश्चन है, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, जो भी क्वेश्चन है आपका पूछिए। भेज दो, ठीक है, अच्छे से। हाँ जी, चलिए, तो ये आपका एनिमल डिजीज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नहीं 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 मैम, ब्लड कैंसर कैसे होता है? आपने मेरी ब्लड वाली क्लास नहीं देखी जिसमें WBC लुकेमिया पढ़ाया था मैंने आपको? सब पढ़ाया हुआ तुम लोग वापस पूछते हो यार, ये कोई बात नहीं होती यार। ठीक है, अब सुनो साइंस स्पेशल 4 वाला बच्चों, तुम लोग चलो तुम लोग पहले तो एक शायरी सुनो। चलिए एक अच्छी सी शायरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैम जी आपने हम लोगों को जो पढ़ाया वो मैंने सारा कुछ कॉपी में नोट किया। ओके लखबीर सिंह, सुनो, ध्यान से सुनो, प्यार से सुनना, ठीक है? मोहब्बत इतनी बरकरार रखो, मोहब्बत इतनी बरकरार रखो कि मजहब बीच में ना आए कभी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला मोहब्बत इतनी बरकरार रखो कि मजहब, मजहब समझते ना, मजहब कभी भी बीच में ना आए। तुम उसे मस्जिद तक छोड़ दो और कभी कभी वो तुम्हें मंदिर तक छोड़ दे। तुम उसे कभी कभी मस्जिद तक छोड़ दो और वो तुम्हें कभी कभी मंदिर तक छोड़ दे। चलिए बताइए कैसी लगी? अच्छी लगी? हाँ, फिजियोलॉजी नोट्स के सिस्टमेटिक वे में ठीक रहेगा। क्या बोल रहे हैं आप? चलो एक और सुनती हूँ, एक और सुनाती हूँ अच्छा सा। अच्छा लगा? वाह, बच्चे कह रहे आहू आहू, अच्छा लगा, चलो क्या बात है, बोलो तो एक और सुनो। देखना चाहना फिर मांगना या खो देना, देखना चाहना फिर मांगना या खो देना, ये सारे खेल हैं, इसमें उदास मत होना। क्या बोला मैंने? बहुत बड़ी लाइन है ये। देखना चाहना फिर मांगना या खो देना, ये सारे खेल हैं, इनमें उदास नहीं होना। ये भी अच्छी है। नेक्स्ट, मेरे लहजे में भी जी हुजूर ना था, मेरे लहजे में भी जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। ये सबसे बेस्ट थी। मेरे लहजे बोलो, अच्छा लगेगा बच्चों को? तो भाई सुनिए, मेरे लहजे में भी जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था, कसूर ना था। चलिए, मैं शायर नहीं बनी हूँ, मतलब ठीक है, हाँ बिल्कुल, मतलब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी नीचे नहीं किया। चलो, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी नींद आएगी। मैंने पहली बार, पहला बैच है जब मैंने शायरी सुनाई है, सच्ची में कभी नहीं सुनाई। आप लोग जानते होंगे मेरा नेचर कैसा है, मैं सिर्फ आती हूँ पढ़ा के चली जाती हूँ। मैम GS4 फिनिश हो गया क्या? नहीं अमरीश, अभी तो बहुत सारी क्लास है। ये मेरा पहला बैच है जिसमें मैंने कोई शायरी सुनाई है, मुझे लगता है पहला और आखिरी होगा। आज मूड खराब था तो मैंने मूड अच्छा करने के लिए अपने आप को सुना ली। चलो प्लीज मैम, अमरीश नहीं हुआ बच्चा, भी बाकी है बहुत सारा। हाँ हाँ लगा दिया, चलो अभी आती हूँ, मैं कर देती हूँ, ठीक है? मैम हम लोगों को सरप्राइज दीजिए। सरप्राइज 29 फरवरी को मिलेगा, 29 फरवरी को भरत सर का बर्थडे है, तब मिलेगा आपको, ठीक है? तब मिलेगा आपको सरप्राइज, उससे पहले कोई सरप्राइज, सरप्राइज के लिए कोई खुशी भी तो होनी चाहिए। कोई खुशी नहीं है लाइफ में, क्या बताएं? बिल्कुल आइए आप मुखर्जी नगर। मैम बोटनी स्टार्ट होगी ना? नहीं, पहले मैं ह्यूमन आई करवाऊंगी, आंख वाला चैप्टर करवाऊंगी ना, उसके बाद। मैम 14 फेब को रखो। मैम आज दिल टूट गया। दिल क्यों टूटा आपका?
तुम लोगों को दिल नहीं तोड़ना है, तुम लोगों को इस कदर पढ़ाई करनी है बस कि इस बार आखिरी बार है ना। और मैं आपको कोई एक बात और बता दूं कि जो बच्चे पटना में हैं, अगर कोई बच्चा पटना में है तो कल भरत सर पटना में हैं अभी, तो भरत सर कल आपको बजट के बारे में क्लास ले रहे हैं जो सब बच्चों के लिए फ्री है। तो अगर आपको पटना में, आप भिखना पहाड़ी मोड़ पे जाइए, राठौड़ कैंपस में हमारा कोचिंग है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर आप कल की क्लास, बजट की क्लास आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर आप भरत सर से मिल भी सकते हैं, भरत सर भी पटना में ही हैं, और आप वहाँ पर आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट। मैम आप अमेठी आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, आप बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। चलिए बाय, गुड नाइट, है ना। कल क्लास नहीं होगी बच्चों, मैनेजमेंट को परेशान मत करना, मैं बता देती हूँ कल कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि बच्चों कल इलेक्शन है दिल्ली में, कल चुनाव है और कल नहीं होने वाली क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।